जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण के पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के तीसरे पाठ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हमारा जो तीसरा पाठ है वह है शब्द विचार। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्णों से हम शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, तो अब हमने वर्ण पढ़ लिए हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि शब्द जो है, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, और किस प्रकार शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए पाठ शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने वर्ण को जाना। वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो ही शब्द बनते हैं। ठीक है, हर शब्द का एक निश्चित वर्ण क्रम होता है। ठीक है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर शब्द का एक निश्चित वर्ण क्रम होता है। ठीक है, सही क्रम में हमको वर्णों को लगाना पड़ता है। अगर हमारे वर्ण इधर के उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब जो अर्थ हम आपको बताना चाहते हैं वो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, निश्चित वर्ण क्रम में होने पर ही शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। इस वर्णों के सार्थक निश्चित क्रम को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, जब हम वर्णों को निश्चित क्रम में भी लगाते हैं और जो सार्थक हो, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, तब हम कहते हैं कि हमने शब्द की रचना की। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो तब ये पद कहलाते हैं। ठीक है, पद भी हम शब्दों को ही कहते हैं, लेकिन शब्द पद तब कहलाते हैं जब हम इनका प्रयोग वाक्यों में करें। ठीक है, तो आइए अब उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने कितने वर्ण लिए? म, क, ल। ठीक है, अब हमने म, क, ल 3 वर्ण लिए। अब हमने अलग अलग से इन वर्णों को यहाँ पर जोड़ा है। जैसे म, क, ल, म जोड़ अ, जोड़ क, जोड़ अ, जोड़ ल, जोड़ अ। मैंने पहले ही बताया कि हर व्यंजन किससे पूर्ण होता है? स्वर से पूर्ण होता है। ठीक है, तभी यहाँ म जोड़ अ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो म कल हो गया। ठीक है, फिर लकम लिखा, ल अ क अ म अ। ठीक है, फिर क ल म। ठीक है, क जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ। ठीक है, कलम। फिर क्या है? कमल। ठीक है, क अ म अ ल अ। ठीक है, फिर लमक, ल अ म जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। ठीक है, फिर यहाँ पे है मलक, म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। ठीक है, तो अब हमने कुल कितने शब्द बनाए हैं इन 3 वर्णों से? कुल 6। लेकिन अगर हम पूरे इन 6 शब्दों को देखते तो हमको क्या पता पड़ता है कि क लम कलम और क मल कलम, क मल कमल। ठीक है, क लम कलम और क मल कमल, सिर्फ ये जो 2 शब्द हैं वही सार्थक है। मतलब इनका कुछ अर्थ है। कलम मतलब आपका पेन हो गया और कमल मतलब लोटस। ठीक है, फूल। तो बाकी जो ये 4 वर्ण बने हैं, मकल, लकम, लमक और मलक, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अब हम इन 6 शब्दों को देखते हैं और जिन दोनों के अर्थ प्राप्त होते हैं और बाकी चारों के अर्थ नहीं प्राप्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 हैं ये सार्थक शब्द हैं, तीसरा और चौथा, और बाकी जो सारे हैं, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, ये निरर्थक है। मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। तो शब्द हम किसे कहेंगे? हम कहेंगे शब्द कलम और कमल को। तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन जो है, जो परिभाषा दी गई है शब्द की, वो यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है इस उदाहरण के माध्यम से कि वर्णों के सार्थक निश्चित क्रम को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण हमने 3 लिए थे, तो एक तो सार्थक होना चाहिए और क्रम में सही लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी यही तीनों वर्ण थे लेकिन क्रम में नहीं लगाए गए, तभी इनका सार्थक अर्थ हमको सार्थक रूप से यह नहीं स्पष्ट हो पाया कि ये अर्थ क्या है इसका, तो ये शब्द नहीं कहलाते। तो यहाँ पर आपको एक और चीज जानने को मिलती है कि जहाँ हमको सार्थक अर्थ, जहाँ पर हमको शब्द के अर्थ पता चलते हैं उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनके अर्थ नहीं स्पष्ट होते हैं उन्हें हम निरर्थक शब्द भी कहते हैं। शब्द की निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती है। ठीक है, अब जानेंगे कि शब्द की कितनी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो 3 होती हैं। पहला क्या होता है? वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। दूसरा, प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है शब्द की? हम कैसे पहचानेंगे वो शब्द है? जब उसका कोई ना कोई अर्थ होता हो, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा गुण क्या होता है बच्चों? तीसरी विशेषता यह होती है कि इसको हम वाक्यों में स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमने यहाँ पर क्या जान लिया कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। शब्द की परिभाषा भी हमने पढ़ ली और इन उदाहरणों के द्वारा हमने शब्द की परिभाषा को स्पष्ट भी कर दिया। अब हमने ये 3 विशेषताएं भी जानी कि शब्द की कितनी विशेषताएं होती है, कौन कौन सी होती है। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद कि कौन कौन से भेद होते हैं शब्द के। तो बच्चों, शब्द के जो भेद हैं वो 4 आधार पर स्पष्ट किए जाते हैं, ठीक है। शब्द के जो भेद है वो निम्नलिखित 4 आधार पर हमको देखने होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, तीसरा होता है रचना के आधार पर, और चौथा होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर अर्थ के आधार पर हमको जानना है तो ये जो उदाहरण हमने पढ़ा तो इसमें हमने आसानी से समझ लिया कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वे कौन से कहलाते हैं, सार्थक शब्द, और जिनका कोई अर्थ ना हो जैसे ये 4 हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। तो आपका जो पहला अर्थ के आधार पर जो भेद था वो तो यहाँ पर ही स्पष्ट हो गया। अर्थ के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं शब्द के, तो अर्थ के आधार पर कुल 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है निरर्थक शब्द और दूसरा होता है सार्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ठीक है। यहाँ पर हम शब्द का भेद किस आधार पर पढ़ रहे हैं, अर्थ के आधार पर, ठीक है, मीनिंग के आधार पर। तो जिन शब्दों का कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, कोई मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते। जैसे मकल, रघ, टखलम, रीमा, ठीक है, इन सब के कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, ठीक है। अब सार्थक शब्द, जो दूसरा इसका भेद है वो है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य ही निकलता है, जैसे कमल, पिता, पुत्र, खटमल, वाणी आदि, ठीक है। यहाँ आपने सबका अर्थ समझ लिया, इन सारे शब्दों के अर्थ आपको पता है, तो ये सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि कई बार निरर्थक शब्दों का प्रयोग इस तरह हो जाता है कि वे सार्थक रूप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम अपने वाक्य को पूरा करने के लिए किसी से बातचीत करते वक्त निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर कोई दरवाजा हमारा जोर जोर से बजा रहा हो तो हम क्या कहते हैं, खटखट मत करो, ठीक है। तो खट अगर देखा जाए तो खट वर्ड जो है, खट जो शब्द है, इसका तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन क्योंकि 2 बार इसको दोहरा दिया गया तो हमको अर्थ समझ में आ जाता है, ठीक है। और यह वाक्य में सार्थक शब्दों के साथ भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो निरर्थक शब्द का तो सीधा सीधा मतलब है कि जिसका कोई अर्थ ना निकलता उसे हम निरर्थक कहते हैं। लेकिन सार्थक शब्द जो होते हैं उनके 4 भेद हम कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को हम उनके 4 भेदों में समझते हैं, ठीक है। पहला होता है एकार्थी, ठीक है। एकार्थी मतलब एक अर्थी, ठीक है, यहाँ संधि हुई है, एक जोड़ अर्थ, ठीक है। तो एकार्थी मतलब होता है जिसका कोई एक शब्द का एक ही अर्थ हो, ठीक है। दूसरा होता है अनेकार्थी, मतलब एक शब्द के जहाँ पर अलग अलग बहुत सारे अर्थ हो। एक होता है पर्यायवाची, तीसरा पर्यायवाची आप लोगों को पता ही है, और चौथा क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द, ठीक है, ऑपोजिट, है ना, उल्टा। तो पहले हम समझते हैं एकार्थी को। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो वे एकार्थी शब्द माने जाते हैं, जैसे मुकेश, दिल्ली, मंगलवार, आलू, गाय। हाँ, वे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ हो, तो मुकेश संज्ञा है और दिल्ली भी संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या इसका एक ही अर्थ है, मुकेश का कुछ और अर्थ नहीं हो सकता, आलू को हम आलू ही कहते हैं, ठीक है, गाय गाय ही होती है। अच्छा, अब दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पर अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द में क्या होता है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं, पत्ता, पत्र से हमारा चिट्ठी भी हो जाता है, पत्ता भी हो जाता है, पेड़ पे जो पत्ते होते हैं वो अली मतलब सखी भी होता है और भौरा भी होता है। अंक मतलब गोद भी होता है और संख्या भी होता है, ठीक है। पर का मतलब ऊपर, जैसे टेबल पर, है ना, और पर मतलब चिड़िया के पर गिनना, ठीक है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, तो पंख। तो ये वे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है बच्चों, पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है, मतलब समान अर्थों वाले शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनका अर्थ परस्पर समान होता है, अर्थ में वे एक दूसरे का पर्याय होने के कारण ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके अर्थ एक ही होते हैं, ठीक है, और सभी एक दूसरे के पर्याय होते हैं, तो इसलिए हम इनको पर्यायवाची शब्द
कहते हैं। जैसे पृथ्वी को हम धरा कहते हैं, भू कहते हैं, धरती कहते हैं, धरित्री कहते हैं, ठीक है। आंख को हम नयन, चक्षु, नेत्र, है ना, ये सारी कहते हैं ना, और भी बहुत सारे हैं। तो जो वे शब्द जिनके बहुत सारे जैसे इनका जो है समान अर्थ हो, ठीक है। अगर हम धरा भी कहते हैं तो उसका अर्थ पृथ्वी होता है, भूमि भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, तो पृथ्वी ही होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द हमारे पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, ठीक है। परस्पर विपरीत अर्थ मतलब परस्पर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन, उत्थान पतन, एक अनेक, ठीक है। जो एक शब्द का बिल्कुल विपरीत अर्थ बताए उसे हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे काला, काला है ना, अगर रंग काला है तो उसका उल्टा क्या होगा, सफेद। उत्थान मतलब उन्नति, पतन मतलब विनाश, एक मतलब जहां पर एक है, और फिर क्या इसका अपोजिट क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, अनेक, ठीक है। अब जब हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद समझ लिए, कितने होते हैं, कुल 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक का तो कोई अर्थ नहीं होता, और सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। उनके हमने 4 भेद भी पढ़े कि सार्थक शब्दों के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक कौन सा होता है, एकार्थी जिसका एक अर्थ हो, दूसरा होता है अनेकार्थी जिसके बहुत सारे अर्थ हो एक शब्द के, तीसरा होता है पर्यायवाची, है ना, समान अर्थ वाले, और चौथा होता है विलोम शब्द, ठीक है। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द क्या बन जाते हैं बच्चों, पहले ही हमने पढ़ा था जब पाठ शुरू हुआ था, पद बन जाते हैं। तो जो शब्द पद बन जाते हैं उसमें लिंग, कारक, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इस आधार पर शब्दों के 2 वर्ग बन जाते हैं, ठीक है। एक विकारी बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, अविकारी, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर ये समझो कि विकारी और अविकारी क्या होते हैं, ठीक है। विकारी कहते हैं वेरिएबल, आपने वर्ड सुना होगा जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं नॉन वेरिएबल्स और कुछ होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो बदलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम संज्ञा को देखें, सर्वनाम को देखें, विशेषण और क्रिया को देखें, तो यह कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। इसमें लिंग, कारक, वचन के अनुसार भी इसमें क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, मतलब चेंजेस होते हैं। तो हम इन्हें कौन से शब्द कहेंगे, वेरिएबल्स, है ना, विकारी शब्द, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अविकारी, मतलब नॉन वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो लेकिन ये बदलते नहीं। और अविकारी कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, ये हम आपको अगली कक्षाओं में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे धीरे धीरे चलो, है ना, अरे आप यहाँ चले गए, तो ये विस्मय आदि बोधक यहाँ पर चिन्ह लगाया जाता है। तो चाहे कोई भी लिंग हो, वचन हो, कारक का कोई भी विभक्ति हो, ठीक है, कोई भी लिंग हो, लेकिन ये बदलते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चलता है, प्रयोग के आधार पर जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं शब्दों को, तो कितने भेद हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। पहला क्या, विकारी। विकारी का मतलब क्या, जिसमें बदलाव आ जाए, ठीक है। विकारी वे शब्द होते हैं जो बदल जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जो नहीं बदलते हैं, ठीक है। नहीं बदलने वाले शब्दों को हम अविकारी कहते हैं, इनको हम नॉन वेरिएबल्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब हमने अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद समझ लिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद समझ लिए। अब हम रचना के आधार पर शब्द के भेद समझेंगे, ठीक है। तो रचना या बनावट, है ना, रचना को हम बनावट भी कहते हैं। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो, है ना। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब अगर हमने उनके टुकड़े कर दिए तो उनका अर्थ भी खत्म हो जाता है, और जो वर्ण टुकड़े टुकड़े करके अलग आपने कर दिए, उन टूटे हुए वर्णों का भी कोई अर्थ नहीं समझ में आता, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गाय, तो अगर आप इनके वर्णों को अलग कर दे, गा अलग कर दे, य अलग कर दे, पानी का पा अलग कर दे, नी अलग कर दे, तो पा का भी कुछ अर्थ नहीं बचता और नी का भी कोई अर्थ
नहीं बचता। रोटी का रो अलग कर दे और टी अलग कर दे तो कोई अर्थ नहीं बचता, ठीक है। तो रूढ़ शब्द सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े न किए जा सके तथा उनके सामान्य प्रचलित अर्थ निश्चित हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं ना। वे शब्द जिनके हम पहले तो टुकड़े ना कर पाए, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके जो अर्थ है वो पहले से ही निश्चित है, वो बदल नहीं सकता, ठीक है। तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसके उदाहरण है, हमने गाय, पानी और रोटी लिख दिया। अब हमारा आता है दूसरा यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग, योग आपने सुना है ना, तो योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है? प्लस, जोड़ना, ठीक है। तो यौगिक शब्द किससे बना हुआ है? योग से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। बहुत ही आसान था ना इसको समझना। यौगिक मतलब जोड़, योग से बना है तो इसका मतलब ही क्या होता है? जुड़ना। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं या इसको कैसे समझ सकते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से बने हो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। इनके हम टुकड़े भी कर सकते हैं, और इसका दूसरा इसकी दूसरी पहचान क्या होती है कि हम इसके टुकड़े भी कर देते हैं, और टुकड़े करने के बाद भी जो दो शब्द निकल के आते हैं ना उनका भी अपना अपना अर्थ होता है, ठीक है। जैसे अगर हमको राजमहल शब्द के टुकड़े करने हैं तो राज अलग कर दिया, महल अलग कर दिया, महल का अर्थ महल और राज का अर्थ राज। विद्यालय, तो विद्यालय संधि में हम पढ़ेंगे विद्या जोड़ आलय, ठीक है। विद्या का घर, आलय हम घर को भी कहते हैं, आलय हम घर का पर्यायवाची शब्द है, तो विद्या जोड़ आलय। तो अगर विद्या और आलय को अलग करते तो विद्या का भी अपना अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यौगिक शब्द क्या होता है? जिसमें हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनाते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। इसके हम टुकड़े भी कर सकते हैं, और जब टुकड़े कर देते हैं तो अलग अलग शब्दों के हमको अलग अलग अर्थ भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमने रूढ़ शब्द समझ लिया कि जिसमें हम शब्द के टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। इनके जो अर्थ है वो मान लिए गए, अगर हम इनके टुकड़े कर देते हैं तो हमको सार्थक शब्द नहीं प्राप्त होता, ठीक है। दूसरा हमने यौगिक समझ लिया। अब तीसरा हम पढ़ेंगे योगरूढ़ शब्द। तो तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है, ठीक है। ये भी जो है यौगिक की तरह ही दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है, परंतु इसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो कोई और ही अर्थ हमको बताना होता है, कोई विशेष अर्थ। जैसे नीलकंठ, नील जोड़ कंठ, इसका सामान्य अर्थ क्या है? नीला हो कंठ जिसका। अगर हम नीलकंठ, तो कंठ मतलब, ठीक है, कंठ और नील मतलब नीला, तो नीला हो कंठ जिसका। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है बच्चों? किसका कंठ नीला होता है? भगवान शिव का। तो यहाँ पर हमको कोई स्पेशल ही वर्ड पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि योगरूढ़ है। नीलकंठ शब्द का प्रयोग उसके सामान्य अर्थ में न होकर भगवान शिव वाले विशेष अर्थ में होने पर यह योगरूढ़ हो जाता है। तो इसके यहाँ पे अन्य भी उदाहरण, जिससे पीताम्बर है ना, पीला है अंबर जिसका मतलब पीले कलर का, पीले रंग का जिसने वस्त्र पहना है, तो विष्णु हो गए। दशानन, 10 है आनंद जिसके मतलब जिसके 10 सिर हैं, वो कौन है बच्चों? रावण। पंकज, ठीक है, पंकज हम उसको कहते हैं, कमल के फूल को कहते हैं। और नीरज, नीरज भी हम कमल के फूल को कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो चौथा है भेद, हम किसके आधार पर करते हैं? शब्द का उत्पत्ति के आधार पर। मतलब ये शब्द जो है वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, तो वो उत्पत्ति मतलब पैदा होना, ठीक है। वे कहाँ से पैदा हुए हैं? तो शब्द तो पैदा होते नहीं, शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं बच्चों? कुल 5 भेद है। पहला है तत्सम शब्द, ठीक है। अच्छा बच्चों, तत्सम शब्द पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, जो हिंदी भाषा है और जो संस्कृत भाषा है, ठीक है, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तब आपको यह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा है बहुत सारे भाषाओं की जननी है। जननी मतलब माँ है, ठीक है। हिंदी में जब संस्कृत शब्दों का प्रयोग उनके मूल रूप में होता है तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं, ठीक है। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। संस्कृत में भी आप जल लिखते हैं, पुत्र लिखते हैं, बालक लिखते हैं, इति लिखते हैं,
तो आप हिंदी में भी लिखते हैं तो सिंपल सा बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिए कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और एज इट इज जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है दूसरा क्या बच्चों, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके हिंदी में अपनाए गए हैं। जैसे अग्नि को आग कर दिया, सूर्य को सूरज कर दिया और सर्प को सांप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे उदाहरण को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्र खेत, अक्षी आंख, होष्ट होठ, चंद्र चांद, कर्म काम, कर्ण कान, उष्ट्र ऊंट, ग्राम गांव, हस्ती हाथी, शत सौ, अश्रु आंसू, अष्ट आठ, त्रि तीन, धरित्री धरती, सत्य सच, आम का मतलब आम। ठीक है, तो तत्सम के शब्द है जिनमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके तद्भव बना दिया गया है। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद वो है कौन सा शब्द, देशज शब्द। मतलब क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से, जैसे हमारे गांव में छोटी छोटी क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसमें से जो शब्द लिए जाते हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे पेट, खिड़की, टमटम, पगड़ी, खटिया, मचिया, लोटा, डोरी, ये सारे देशज शब्द हैं। ठीक है, गांव घरों में बोले जाते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय बोलियों के शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आता है विदेशी शब्द। ठीक है, इसे विदेशी शब्द को बच्चों हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब कहीं और से आया हुआ। ठीक है, तो जैसे भारतवर्ष में क्या है, हिंदी भाषा जो है इसमें बहुत सारे भाषाओं का प्रभाव है। ठीक है, जैसे उर्दू, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, तो अलग अलग विदेशी भाषाओं से जो शब्द ले लिए गए हैं और हिंदी में अब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी और हिंदी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं एज इट इज, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे चाय, अलमारी, स्कूटर, अमरूद। ठीक है, ये सारे जो है ये आगत शब्द है। ठीक है, अच्छा, और पांचवा होता है शंकर शब्द। शंकर का मतलब होता है दो भाषाओं के मेल से बनने वाला शब्द। अच्छा, इसके में आपको और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे डॉक्टर है ना, स्टेशन, तो ये सारे, जैसे स्टेशन क्या है, अंग्रेजी का शब्द है तो हमने उसको हिंदी में एज इट इज इस्तेमाल कर लिया है तो उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब पांचवा है संकर शब्द। ये होता है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर तब ये शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है किताब। किताब जो है वो अरबी शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ा, हिंदी का घर शब्द, और नया शब्द क्या बन गया, किताब घर। रेल अंग्रेजी का शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ा, यात्रा। तो ये कौन सा शब्द, ये नया शब्द क्या बना, रेल यात्रा। वैसे ही हवा में हमने दार जोड़ा, हवादार। बीमा में पॉलिसी जोड़ा तो बीमा पॉलिसी। टिकट में घर जोड़ा तो टिकट घर। और यहाँ देखिए बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द और फारसी भाषा के शब्द भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करना है। आपने अब तक तो अपनी किताबें ले ही ली होंगी, अगर नहीं ली है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इन सारे शब्दों को पढ़िए। वो पूरा होता है। इसके ये 4 प्रश्न है। ठीक है, तो इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।